भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और इसके लिए कुछ प्रदेश अध्यक्षों के नाम को लेकर भी बीजेपी नेताओं के बीच मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बीच बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के नए अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई। जिसके बाद ये कयास तेज हो गया कि इस महीने के आखिर में या फिर मई के पहले हफ्ते में बीजेपी को नया सेनापति मिल सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। इस बैठक के बाद अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है और जानकारी के अनुसार अभी तक 15 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। पार्टी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में निर्वाचन जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन और इलेक्शन की प्रक्रिया का ऐलान होगा और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरुआत में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी कई मुद्दों को लेकर चल रही है, जिसमें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को अवश्य ध्यान में रखेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद अब पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। दिल्ली की बैठक में गठबंधन के चेहरे पर तो बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही इस रेस में अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति के बाद फेस की फाइट अभी भी जारी है और अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि महागठबंधन किसके नेतृत्व में एनडीए से मुकाबला करेगा। लेकिन जो बात दिल्ली की बैठक में नहीं बन पाई थी, उस पर अब पटना में महागठबंधन के नेता जुटे और सीट शेयरिंग और गठबंधन के चेहरे को लेकर मंथन किया। लेकिन पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव अगुवा की भूमिका में रहे। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए। बिहार में विपक्ष एनडीए से मुकाबले की रणनीति बिल्कुल अलग तरह से तय कर रहा है। सूत्रों का दावा है 243 सीट वाले बिहार में जो रोड मैप तैयार किया है, उसके मुताबिक आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से कम में मानने वाली नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल को 40 सीट चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर पशुपति पारस शामिल हुए तो उन्हें भी 50 सीटें चाहिए। लेकिन महागठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है। इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। बिहार में एक और नेता अपना नाम बाहुबली की लिस्ट में दर्ज करवा चुका है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर से AK-47 मिलने के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उनको पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। ये वही तस्वीर है जब आरजेडी विधायक के घर AK-47 मिलने के बाद पुलिस की छापेमारी हुई थी और अब उसी रीतलाल यादव को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस AK-47 वाले आरोप को रीतलाल यादव ने नया एंगल दे दिया है। 47 किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के? कुछ पदाधिकारी के द्वारा। किसको लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना क्या बोल कर दिया? नाम लेना चाह रहे हैं। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो जेल हम चाह रहे हैं। जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। दरअसल पटना के एक बिल्डर ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में AK-47 मिलने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद पिछले कई दिनों से दानापुर पटना में उनके घर पर पुलिस डेरा जमा चुकी थी। अब रीतलाल यादव को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें रीतलाल यादव के साथ शंभूनाथ यादव और मनोज यादव को वांटेड बताया गया है। हालांकि रीतलाल यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नया वक्फ कानून अब बिहार का चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार में वक्फ की लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की नजर आ रही है। कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार में रहे नीतीश कुमार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किया,
तो उनके तमाम बड़े मुस्लिम साथी छिटक गए और इसी का फायदा उठाने के लिए आरजेडी अब खुलकर तुष्टीकरण की नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान कर देगा। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान उसी की बानगी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है, और ये शायद बंगाल बनाएंगे क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और वहां वक्फ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है, लेकिन बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यक साथियों का जेडीयू से मोह भंग हुआ है, उसका फायदा उठाने में तेजस्वी पीछे नहीं रहना चाहते।